नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा एक छोटा सा प्रयास मीडिया और समकालीन विषयों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर आपसे सीधे संवाद करना, और इस संवाद की सार्थकता तभी है जब आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और समय समय पर अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। 15 सितंबर भारत में दूरदर्शन के विकास का ऐतिहासिक दिन। यह वह दिन है जब भारत में दूरदर्शन की शुरुआत होती है। आइए इस दिन की चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा टेलीविजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। टेलीविजन यूं तो पिछली शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है, लेकिन टेलीविजन का विकास अनायास ही नहीं हुआ था। पौराणिक कल्पनाएं हैं कि देवता आसमान से सब कुछ देख रहे हैं। शेक्सपियर ने भी अपने एक नाटक हेनरी फोर्थ भाग 1 में एक ऐसे पात्र की परिकल्पना की है जिसका नाम है रूमर, और वह ऐसा पात्र है जिस पर देवता भी भरोसा करते थे, वो जो सूचनाएं लेकर के आता था। हमारे यहाँ भी महर्षि नारद की पौराणिक कल्पना की गई है। आपको महाभारत के उस प्रसंग की याद तो होगी ही कि जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी गई थी कि उन्होंने युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। यह दिव्य दृष्टि पहले केवल संजय को प्राप्त थी, अब ये दुनिया के हर एक व्यक्ति को टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त हो गई है। टेलीविजन शब्द की उत्पत्ति वर्ष 1900 में मानी जाती है, जब एक रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन परस्की ने अगस्त 1900 में पेरिस में आयोजित एक संगोष्ठी में अपने पेपर में इस शब्द का पहली बार उपयोग किया था। तो ऐसा माना जाता है कि टेलीविजन शब्द उसी समय से प्रचलन में आया। तो टेलीविजन शब्द की व्युत्पत्ति जब हम 1900 से मानते हैं, तो टेलीविजन के विकास के प्रयास उससे पहले से ही शुरू हो गए थे। इसके संदर्भ में यूं तो अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, लेकिन हम मूल रूप से याद करेंगे वर्ष 1872 को, जब एक घटना ने प्रकाश को विद्युत के संकेत में बदलने का आधार प्रदान किया था। 1880 में फ्रांस के इंजीनियर मॉरिस लेब्लांक ने एक पत्रिका लॉ लुमियर में एक लेख प्रकाशित किया, और ऐसा माना जाता है कि यही लेख आगे चलकर टेलीविजन के विकास का मूल आधार बना। उसके बाद ब्रिटेन में जॉन बेयर्ड और अमेरिका में चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस ने लगभग एक साथ टेलीविजन के सफल प्रयोग किए थे। उन्होंने पहली बार जीवित मानवीय चेहरों का प्रसारण किया, और यह सफलता मिली थी जॉन बेयर्ड को। 1914 में फिर कुछ प्रयोग किए गए जिसे टेलीविस्टा कहा गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने टेलीविजन के इस विकास को अवरुद्ध कर दिया। 1923 में स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड ने टीवी प्रणाली को प्रस्तुत किया, और हम उसे ही टेलीविजन का आविष्कारक मानते हैं। 26 जनवरी 1926 को पहला लाइव शो किया गया। वर्ष 2006 में दुनिया के महान 10 लोगों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें जॉन बेयर्ड को भी उनके टेलीविजन के आविष्कार के लिए इस सूची में सम्मिलित किया गया। 2021 में उनकी मृत्यु की 75वीं वर्षगांठ पर उनके सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया गया था। जॉन बेयर्ड की मृत्यु 14 जून 1946 में हुई थी, जब उनकी उम्र मात्र 57 वर्ष थी। जॉन बेयर्ड ने 1927 में 705 किलोमीटर तक टीवी सिग्नल पहुंचाने में सफलता अर्जित कर ली थी।
1928 में जीई अर्थात जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने टीवी प्रसारण शुरू कर दिया था। इस प्रकार 20वीं शताब्दी तक दुनिया टेलीविजन के उस सामर्थ्य और शक्ति से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी। भारत में टेलीविजन की औपचारिक शुरुआत 15 सितंबर 1959 में की गई थी। इसके पूर्व 1955 में दिल्ली में आयोजित औद्योगिक मेले में फिलिप्स कंपनी ने टेलीविजन के उपकरणों का प्रदर्शन किया था और क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम भी दिखाया था। 1956 में दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में यूनेस्को ने भारत को $20,000 देने का प्रस्ताव किया और यह राशि दी गई थी भारत में शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास में टेलीविजन के उपयोग करने के लिए। इस अनुदान में यह बात भी कही गई थी कि भारत टेलीविजन का उपयोग शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास में किस तरह से कर सकता है, इसकी संभावनाओं को भी तलाशे। इस प्रकार भारत में टेलीविजन प्रसारण की राह खुलती चली गई। 15 सितंबर 1959 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में दूरदर्शन के पहले केंद्र का उद्घाटन किया। दूरदर्शन के विकास के साथ ही उसका मूल उद्देश्य यही था कि वह भारत के आर्थिक सामाजिक विकास का संवाहक बने। उस समय यह भी कहा गया था, भारत टेलीविजन का उपयोग अज्ञानता और निरक्षरता के खिलाफ भी एक हथियार के रूप में करे। टेलीविजन के माध्यम से आम जनता में समाज शास्त्रीय समस्याओं की चेतना को जगाया जाएगा और राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति उन्हें सजग, सचेत और जागरूक किया जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के भारत में दूरदर्शन एक प्रकार से सार्वजनिक लोक प्रसारक माध्यम के रूप में शुरू किया गया। भारत में दूरदर्शन के जो प्रारंभिक कार्यक्रम थे वे सप्ताह में 2 बार प्रसारित किए जाते थे और ये कार्यक्रम मंगलवार और शुक्रवार को दिखाए जाते थे। लगभग 40 मिनट के इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सामुदायिक शिक्षा से जुड़े हुए होते थे। पहली बार 1960 में गणतंत्र दिवस का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया गया। यहाँ मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे कई विद्यार्थी और एवं आम नागरिक भी दूरदर्शन और टेलीविजन को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। दूरदर्शन वस्तुतः भारतीय चैनल का नाम है, जबकि टेलीविजन एक माध्यम का नाम है। इसलिए जब भी दूरदर्शन की बात की जाएगी, इसका मतलब है यह भारतीय जो चैनल है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के शिक्षा निदेशालय ने अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1961 में शैक्षिक प्रसारण को प्रारंभ किया। उस दौर में हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दूरदर्शन पर दी जाने लगी। प्रकार ग्रामीण दर्शकों के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम 26 जनवरी 1967 से शुरू किया गया। 20 मिनट का यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित किया जाता था। जुलाई 1970 से यह कार्यक्रम सप्ताह में 3 बार दिखाया जाने लगा और इसकी अवधि भी 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दी गई। 1970 तक आते आते दूरदर्शन के प्रसारण अवधि में भी वृद्धि होती चली गई और अब यह प्रसारण 3 घंटे प्रतिदिन हो गया था। निश्चय ही जब कार्यक्रम के समय में वृद्धि होती चली गई तो कार्यक्रमों में भी विविधता आती चली गई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय युद्ध संबंधी जानकारी भी टेलीविजन पर प्रभावी रूप में दी गई। इसी वर्ष मध्यावधि चुनावों के समय भी दूरदर्शन ने अनेक प्रकार की चुनाव चर्चाओं का आयोजन किया और लोकतांत्रिक राष्ट्र में आम नागरिकों को सूचना और शिक्षा देने की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह किया। यह जानना रुचिकर होगा
दिल्ली में 1959 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के लगभग 12-13 वर्षों के बाद मुंबई में दूसरा केंद्र स्थापित किया गया 2 अक्टूबर 1972 को। श्रीनगर में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा 26 जनवरी 1973 को शुरू की गई। उनका से दूरदर्शन की सेवा 8 अगस्त 1975 को शुरू की गई। 30 सितंबर 1973 को अमृतसर में टेलीविजन का केंद्र प्रारंभ किया गया और चेन्नई से दूरदर्शन की सेवा 15 अगस्त 1975 को शुरू की गई। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे देश में दूरदर्शन का नेटवर्क बढ़ता चला गया। 1964 में चंदा कमेटी की स्थापना की गई थी। चंदा कमेटी के अध्यक्ष थे अशोक के चंदा। चंदा समिति ने 1966 में अपनी एक संस्तुति में यह कहा था कि भारत में टेलीविजन और आकाशवाणी के पृथक पृथक निदेशालय होने चाहिए और इनकी इस सिफारिश को स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 1976 को, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन को पृथक कर दिया गया। 1975 का वर्ष भारत में दूरदर्शन की दृष्टि से, विशेषकर ग्रामीण प्रसारण की दृष्टि से महत्व रखता है। 1 अगस्त 1975 को एक वर्ष के लिए दूरदर्शन की एक परियोजना शुरू की गई। यह योजना साइट नाम से जानी जाती है। साइट का अभिप्राय है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसको संक्षेप में SITE अर्थात साइट भी कहा जाता है। यह परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लगभग 2400 गांवों में लागू की गई थी। इस कार्य के लिए अमेरिका के उपग्रह ATS-6 का भी उपयोग किया गया था। 1976 में ही दूरदर्शन से व्यापारिक प्रसारण भी शुरू कर दिया गया था। दूरदर्शन और आकाशवाणी में उस दौर में अनेक नए नए प्रयोग किए गए। आज भी दूरदर्शन के श्रेष्ठ कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे श्रेष्ठ टीवी डॉक्यूमेंट्री, संगीत, नाटक, नृत्य, शैक्षिक कार्यक्रम, ग्रामीण और बाल कार्यक्रम इत्यादि। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित फिल्मों ने बहुत अधिक लोकप्रियता अर्जित की। इसी तरह से रंगोली और चित्रहार जैसे कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन पर 90 मिनट के राष्ट्रीय प्रसारणों की भी शुरुआत होती है। 1982 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण भी दूरदर्शन पर किया गया। उस समय तक दूरदर्शन पर समाचारों के अलावा मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। मनोरंजन के साथ साथ सामान्य जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रमों के प्रसारण में भी काफी वृद्धि हुई। 15 अगस्त 1982 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण टेलीविजन के 21 केंद्रों पर एक साथ प्रसारित किया गया। 1983 से दूरदर्शन पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए गए। आपको याद होगा, लोकप्रिय धारावाहिक हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत होती है 7 जुलाई 1984 को। हम लोग उस समय बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक था और इसके कुछ पात्र छुटकी और लल्लू घर घर में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इस धारावाहिक का लेखन किया था डॉक्टर मनोहर श्याम जोशी ने, जो वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार भी थे। डॉक्टर जोशी साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी संपादक थे। दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक के 163 एपिसोड थे और इनका निर्देशन किया था P कुमार वासुदेव ने। 80 के दशक में ही दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाने लगा। 1984 के 17 सितंबर को ही दूरदर्शन का दिल्ली से दूसरा चैनल भी शुरू होता है।
उस दौर के प्रमुख धारावाहिक थे ये जो है जिंदगी, बुनियाद, रजनी, भारत एक खोज, विक्रम और बेताल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रामायण, महाभारत आदि आदि। उस समय के पौराणिक धार्मिक धारावाहिक भी दर्शकों में पर्याप्त लोकप्रिय हुए थे। रामायण की लोकप्रियता का अंदाजा तो हम इसी से लगा सकते हैं कि रामायण के प्रसारण के समय देश में ऐसा प्रतीत होता था मानो सड़कों पर कर्फ्यू लग गया है। आम दर्शक बड़े भक्ति भाव के साथ रामायण धारावाहिक को देखता था। 1 अप्रैल 1985 को दूरदर्शन के लाइसेंस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। वो दौर था जब घर में रेडियो, ट्रांजिस्टर या टीवी सेट रखने पर हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर के लाइसेंस बनवाना पड़ता था। यह लाइसेंस 10 से 15 रुपए लगते थे और आपके पास यदि एक से अधिक रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, तो लाइसेंस शुल्क में कुछ रियायतें दी जाती थी। मई 1985 में मुंबई से भी दूसरे टीवी चैनल की शुरुआत की जाती है। 15 अगस्त 1985 से दोपहर में भी 2 घंटे का प्रसारण शुरू किया गया। इस प्रकार दूरदर्शन का विकास होता रहा और आने वाले समय में पंचवर्षीय योजनाओं में दूरदर्शन के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। 1986 में दूरदर्शन ने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का सीधा प्रसारण किया। भारत में होने वाले अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दूरदर्शन ने कवर किया। 23 फरवरी 1987 को दूरदर्शन से प्रातःकालीन प्रसारण शुरू हुआ और उस समय जी साहब नाम के एक कैरेक्टर बहुत लोकप्रिय हुए थे। प्रातःकालीन प्रसारण सुबह 6:55 पर होता था। संयोग से वर्ष 1988 में मुझे दूरदर्शन के इस प्रातःकालीन प्रसारण में भाग लेने का अवसर मिला है और मेरे दूरदर्शन से जुड़ाव की शुरुआत भी उसी दिन से होती है। अप्रैल 1987 में लेट नाइट फिल्म्स दिखाने का प्रचलन भी, परंपरा भी शुरू की गई थी। 1988 में दूरदर्शन ने पहली बार 54 संवाददाताओं का चयन किया था और उनका बाकायदा प्रशिक्षण आयोजित किया गया और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों पर उनकी सेवाएं ली गई थी। 20 दिसंबर 1989 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पहली बार दूरदर्शन ने सीधा प्रसारित किया था। 6 फरवरी 1989 को सीपीसी सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की गई जो तकनीकी दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। संसद के प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण शुरू किया गया। प्रश्नकाल को रिकॉर्ड करके, संपादित करके उसके बाद फिर दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। 90 के दशक तक आते आते रेल बजट और आम बजट भी लाइव टेलीकास्ट किए जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम दूरदर्शन के एक नए युग में, एक नई क्रांतिकारी युग में पहुंचने की तैयारी कर रहे थे और इसी के साथ एक नई प्रतिस्पर्धा भी शुरू होती है। 1993 में दिल्ली के दूसरे चैनल से मेट्रो आवर कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम केवल 4 महानगरों तक सीमित था। बाद में इसे सैटेलाइट चैनल के माध्यम से भी प्रसारित किया जाने लगा। कालांतर में अनेक चैनल शुरू किए गए जो मनोरंजन के अलावा अन्य विषयों पर केंद्रित है, जैसे खेल, संगीत, ज्ञान और व्यापार तथा सामयिक विषय इत्यादि इत्यादि। 1993 से क्षेत्रीय चैनलों के विकास की परंपरा भी शुरू होती है और अनेक राज्यों में, उनकी राजधानियों में या अन्य प्रमुख शहरों में ये केंद्र स्थापित किए जाने लगे। दिसंबर 94 से संसद से प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण किया जाने लगा। 14 मार्च 1995 में दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया। 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम को लागू कर दिया गया और इस अधिनियम के लागू होते ही आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के नियंत्रण में आ गए। 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर तक
दूरदर्शन के कार्यक्रमों में काफी वैविध्य देखने में आता है। इस दौर में अनेक मनोरंजक और प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत होने लगती है। दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों के कथ्य में भी काफी शिफ्ट आए और अब ये कार्यक्रम साहित्यिक रूप भी लेते जा रहे थे। हिंदी के और अन्य भाषाओं के अनेक महान साहित्यकारों, उपन्यासकारों की कृतियों पर धारावाहिक प्रसारित किए गए, जिनमें प्रमुख हैं कब तक पुकारूं, मैला आंचल, राग दरबारी, श्रीकांत, आम्रपाली, चरित्रहीन, तमस इत्यादि। और इसी के साथ भारत में एक नई तरह की उपभोक्ता क्रांति भी विकसित होती है। डीडी वन पर 24 घंटे की प्रसारण सेवा या सुविधा शुरू कर दी गई। दूरदर्शन ने लोक प्रसारण माध्यम के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रेरक होने के साथ साथ राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को भी प्रोत्साहित करते हैं। डीडी न्यूज 24 घंटे का चैनल है। डीडी स्पोर्ट्स खेल चैनल है, जिसमें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को दिखाया जाता है। 26 जनवरी 2002 को डीडी भारती की शुरुआत होती है, जो मुख्य रूप से भारतीय साहित्य और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों पर आधारित है। 15 अगस्त 2006 से डीडी उर्दू सेवा प्रारंभ की गई। एक लंबे समय तक दूरदर्शन के लोगों के साथ सत्यम शिवम सुंदरम लिखा रहता था। कालांतर में डीडी न्यूज के उस लोगो को परिवर्तित कर दिया गया। पहले जहां उसका का रंग ब्लू था, अब उसे सेफ्रॉन कर दिया गया। हालांकि कई मंचों पर इसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि इस मोटो का या इस लोगो का रंग जो है वो सत्ताधारी पार्टी के झंडे का से मिलता जुलता है। जब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर 1994 में ये कहा गया कि आकाशीय तरंगों पर केवल सरकार का अधिकार नहीं है, तो देश में प्रसारण के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री होती है। पहला समाचार चैनल जी न्यूज 1997 में भारत में आता है और उसके बाद दूसरा चैनल है स्टार न्यूज। और समाचार चैनलों का वास्तविक दौर 2000 से शुरू होता है। 17 जुलाई 1995 से आज तक पर 20 मिनट का एक कार्यक्रम प्रसारित होता था, जिसका नाम था आज तक, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे एसपी सिंह। और आप में से कई मित्रों को याद होगा, कार्यक्रम समाप्ति पर उनकी ये पंचलाइन ये थी, खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। और कालांतर में 31 दिसंबर 2000 को यह 24 घंटे के चैनल के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे आज आप आज तक के नाम से जानते हैं। वस्तुतः यही देश का पहला विशुद्ध हिंदी चैनल है। वाजपेयी सरकार ने 1999 में भारत से चैनलों को अपलिंकिंग की सुविधा दी गई। जब भारतीय जमीन से अपलिंकिंग की सुविधा मिलने लगी, तो प्रसारण के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों का प्रवेश होने लगा। इसी के साथ देश में अनेक मनोरंजन के चैनल और समाचार चैनलों की संख्या बढ़ती चली गई और इसी के साथ दूरदर्शन के साथ भी इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। दूरदर्शन को हम एक लोक प्रसारण माध्यम के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः सरकारी चैनल है। इसलिए इसका उद्देश्य है कि देश के विविध वर्गों की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक बनना। आम आदमी के हित में सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, सरकार समाज के उन उपेक्षित और वंचित लोगों के विकास के लिए जो योजनाएं ला रही है, उनकी प्रभावी क्रियान्विति के लिए उसकी जानकारी देश के नागरिकों को देने के लिए दूरदर्शन का उपयोग किया जाने लगा, या उसमें दूरदर्शन की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका रही। लोक प्रसारक माध्यम के रूप में
दूरदर्शन ने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कृषकों के लिए, कार्यशील महिलाओं के लिए, समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए जो उनका मनोरंजन भी करें और उनको सूचना और जानकारी भी दें। जैसा कि हम जानते हैं, मीडिया का मुख्य उद्देश्य यही है, सूचना, शिक्षा और जानकारी, और इन कसौटियों पर दूरदर्शन पूरी तरह से खरा उतरता है। लेकिन जिस तरह से आजकल निजी चैनलों में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है, अधिकांश लोग मनोरंजन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। जिस तरह से तकनीक का परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रोफेशनल तरीके से ये प्राइवेट चैनल्स हमारे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यक्रमों की गुणवत्तापूर्ण ढंग से उनको विस्तार किया है, तो दूरदर्शन के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती खड़ी हो गई। दूरदर्शन ने हालांकि बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन अभी भी वो उन निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है और मुझे लगता है शायद उसका लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन का मुख्य लक्ष्य है इस देश के नागरिकों को सूचना, जानकारी देना और शिक्षित करना। तो इसलिए एक लोक प्रसारक माध्यम के रूप में उन व्यावसायिक चुनौतियों के बावजूद दूरदर्शन अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इनका संग्रहालय, जिसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। तो दूरदर्शन भी अब डिजिटल माध्यम पर आ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इसकी उपलब्धता बढ़ती जा रही है। आप प्रसार भारती या दूरदर्शन के इन ऐप्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप ये प्रसारण देख सकने में सक्षम हैं। डिजिटल तकनीक के उपयोग के कारण दूरदर्शन की सामग्री में गुणवत्ता का विकास हुआ है। पिक्चर और ऑडियो की क्वालिटी है, उसमें वृद्धि हुई है। एचडी प्रसारण से दर्शकों का अनुभव बेहतर हुआ है किसी भी कार्यक्रम को देखने का। डिजिटल तकनीक के उपयोग आधारित कार्यक्रम तकनीकी दृष्टि से सशक्त होने के साथ साथ दूरदर्शन के लिए ये भी संभावना खुली है कि वो मल्टीपल चैनल्स शुरू कर सकते हैं और इस दिशा में उन्होंने काम किया भी है। डीडी न्यूज, डीडी नेशन, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी किसान और फिर हमारे इतने सारे क्षेत्रीय चैनल, तो बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जो अब इस तकनीकी सुविधा के कारण प्रसारित करने में सहूलियत मिल रही है। ये कार्यक्रम अब मोबाइल पर देखे जा सकते हैं, केवल टीवी तक सीमित नहीं है। आप अपने इच्छित कार्यक्रम को आसानी से देख सकें। संपादन व प्रोडक्शन तकनीक में भी काफी सुधार हुआ है। पहले लगने वाले समय की तुलना में अब समय बहुत कम लग रहा है और तकनीकी दृष्टि से कार्यक्रम की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय चैनलों का विकास भी इस डिजिटलाइजेशन की प्रवृत्ति के कारण होने लगा है। डिजिटल आर्काइव्स के कारण हम दूरदर्शन के पुराने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को उन्हें देख सकते हैं। सरकारी चैनल होने के कारण यहाँ सीमित स्वतंत्रता है। हालांकि प्रसार भारती के माध्यम से यह भरसक प्रयास किया जा रहा है कि इन माध्यमों को, दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता दी जाए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह इतना अधिक संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों की सेवा करना है, उन्हें विश्वसनीय और स्वस्थ मनोरंजन प्रस्तुत करना है। लेकिन दर्शकों की पहुंच और प्रौद्योगिकी आदि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे दूरदर्शन आज भी जूझ रहा है। इसके विज्ञापन राजस्व में भी कहीं कमी आई है। तो आइए दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर हम यह कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में दूरदर्शन इस मनोरंजन की और समाचारों की दुनिया में जिस तरह से व्यावसायिकता बढ़ रही है, जिस तरह से बाजार की शक्तियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे दौर में जहां मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की प्रधानता बढ़ती जा रही है, दूरदर्शन देशवासियों को विश्वसनीय सूचनाओं के साथ साथ
एक स्वस्थ मनोरंजन भी प्रस्तुत करता रहेगा और इस देश के निर्माण में आम आदमी की भूमिका को लक्षित करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ करके एक ऐसे देश के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा जहां सभी को विकास के अवसर मिलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।